ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन और मैं हूं खालिद रजा खान। बिग बुलेटिन में आज हम बात करेंगे गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम केस में हुई सजा की। गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम केस में 14 साल तवील इंतजार के बाद इंसाफ सुनाया गया। अहमदाबाद की सेशन अदालत ने 24 मुजरिमीन को सजा सुनाई है। अदालत ने 11 मुजरिमीन को उम्र कैद, एक मुजरिम को 10 साल की सजा जबकि 12 मुजरिमीन को 7 साल की सजा सुनाई है। मामले में मुलविस दीगर 36 अफराद को बेकसूर करार दिया गया था, लेकिन इस फैसले को न तो मिसाली इंसाफ कहा जा सकता है और न ही इस फैसले की बुनियाद पर हिंदुस्तानी निज़ाम अदलो इंसाफ की पगड़ियां उछाली जा सकती हैं। अलबत्ता गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम केस में इंसाफ हो गया या नहीं, इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश जरूर की जा सकती है। शायद यही वजह है कि जैसे ही खुसूसी अदालत ने गुलबर्ग सोसाइटी के मुकदमे में 24 अफराद को कसूरवार और 36 लोगों को बरी करार दिया, ये सवाल खड़ा किया जाने लगा कि क्या ये मुमकिन है कि 24 लोग मिलकर 69 लोगों को मार डालेंगे। इस अहम अवामी मसले पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं एजाज कुरैशी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो अहमदाबाद स्टूडियो में मौजूद है, और दूसरे मेहमान इकबाल मिर्जा, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद, वो भी अहमदाबाद स्टूडियो में मौजूद है। इसके अलावा मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं समाजी कारकुन और सीनियर वकील तीस्ता सितलवाड़, और दिल्ली से हमारे साथ हैं स्टूडियो में कासिम सैयद, जो रोजनामा खबरें के एडिटर हैं। आप तमाम हजरात का खैर मकदम है। तीस्ता सितलवाड़ से हम गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहेंगे। जो फैसला आया है सेशंस अदालत का, उसको आप कैसे देखती हैं? क्या ये वाकई पूरा इंसाफ है? नहीं, देखिए, 14 साल के बाद जो फैसला सुनाया गया, पहले जून 2 तारीख को और आज पूरा फैसला सुनाया गया, उससे हमें कुछ अधूरा इंसाफ जैसा लगता है। पहले तो सबसे बड़ी खटकने की बात यह है कि साजिश की मांग जो हमारी थी, जिसके बारे में हमारे वकील ने बहुत अहम पुरावे दिए थे, सबूतें दिए थी, वहाँ पे सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ जिस तरह फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स के पूरे इन्वेस्टिगेशन हमने वहाँ पे पेश किए थे, उसको जज साहब ने नहीं माना है। इसकी वजह यह भी है कि एसआईटी जो है, जो प्रोसिक्यूशन संभाल रही थी, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी और साजिश के ऊपर बिल्कुल आर्गुमेंट पूरी तरह नहीं दी। तो दैट इज अ ह्यूज सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, और उसको लेकर हम अपील करेंगे। जी, साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि हम चाह रहे थे कि 24 आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिले। जी जी, लेकिन क्या ये मुमकिन है? ये तो प्राइमा फेसी नजर आता है। ये तमाम लोगों को, जब मुकदमा चल रहा था तो ये इस पर भी गौर करना चाहिए था कि क्या महज 24 लोग मिलकर 69 लोगों का कत्ल कर सकते हैं? ये मुमकिन है? ये तो लॉजिकली इस पर भी सोचा जाना चाहिए था। देखिए, आप अगर नरोडा पाटिया का फैसला बारीकी से पढ़ें, जो अगस्त के 2012 में दिया था, अगस्त 2012 में, वहां पे अकॉर्डिंग टू द चार्जशीट 96 लोग, 96 लोगों का कत्लेआम हुआ था। हमारा मानना है 124 लोगों का कत्लेआम, मगर खैर चार्जशीट कहता है कि 96 पीपल वर किल्ड। वो कांड में, नरोडा पाटिया में 32 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई और वाइडर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी मानी गई, और माया कोडनानी, बाबू बजरंगी जैसे लोग जो काफी पावरफुल थे पॉलिटिकली, उनको भी सजा सुनाई गई। तो ऐसा अक्सर होता है जहां पे आप मास क्राइम्स और मॉब वायलेंस की बात करते हैं कि फाइनली, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन आई विटनेस एविडेंस, आपको 25, 30, 35 लोग ही मिलते हैं हु फुलफिल द क्राइटेरियन फॉर पनिशमेंट। ये हमारे सिस्टम के एक तरीका है, क्योंकि यू नीड द विटनेसेस टू रिकॉग्नाइज देम, यू नीड देम टू बी रिकॉग्नाइज्ड विद आर्म्स, यू नीड दैट एविडेंस टू बी वाटरटाइट। तो मुझे लगता है नंबर पे इतना न जाते हुए हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि सुबह से 9 बजे से शाम तक 5 बजे ये
नरसंहार जनसंहार चलता है दिन के समय, तो क्या ये 5000 लोग वहां पे सिनेमा देखने आए थे या वो साजिश के साथ कत्लेआम करने आए थे? ये सवाल बना रहता है। जी, यकीनन ये सवाल बना हुआ है अभी, और इसे पूरा इंसाफ जैसा कि तीसरा से तलवार का नहीं कहा जा सकता। आप हमारे साथ बनी रहिए। हमारे साथ एजाज कुरैशी एडवोकेट है, सीनियर सुप्रीम कोर्ट के, वो भी मौजूद हैं। एजाज कुरैशी साहब, आप किस तौर पर देख रहे हैं जो सवाल तीसरा से तलवार उठा रही हैं? वो सवाल अपने आप में बना हुआ है। हिंदुस्तान की अदलिया को माना जाता है दुनिया में कि बहुत एक मिसाली अदलिया माना जाता है। ऐसे में इस केस को अगर हम सामने रखें तब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से आज का ये जो जजमेंट आया है, और मैं इसे अगर जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो इसमें मुझे 3 चीज़ें नज़र आती है कि शुरुआत से सबसे पहली बात तो ये कि इन्वेस्टिगेशन से ही कुछ अधूरापन रखा गया। जिस तरह से कॉल रिकॉर्ड्स की जो डिटेल्स थी, जो रिटायर्ड आईपीएस राहुल शर्मा जी ने, जबकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी ये कहा कि मैं उस कॉल डिटेल्स को आपके सामने प्रोड्यूस कर सकता हूं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने उससे कोई दरकार नहीं की। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से वहाँ पर मॉब क्रिएट हुआ और ये इतनी सारी तादाद में पेट्रोल लाया गया, लोगों के मकानों को जलाया गया, तो इतना सारा पेट्रोल वगैरह लाना ये महज 24 लोगों का काम नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश का केस था। लेकिन अब जो हो चुका है, आप देखिए कि इन्वेस्टिगेशन में ही अधूरापन रखा गया। कोर्ट ने ही जो भी फैसला दिया है वो सिर्फ गवाह और सबूतों जो उसके सामने पेश किए गए, उसी के ऊपर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है जी। अब यहाँ पर एक बात ये उठती है कि कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है कि हम सिर्फ 11 लोगों को 302 के महज हम मुजरिम करार देते हैं और हम उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाते हैं, लेकिन ऑर्डर के अंदर कहीं भी, जजमेंट के अंदर कहीं भी लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए 14 इयर्स के लिए कंसीडर करना या उनकी ताहयात जिंदगी तक उनको अपनी जेल में रखना या तो फिर 20 साल 25 साल, ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो एक तरह से ये देखा जा रहा है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि ये 11 लोग जो 302 के अंदर मुजरिम करार पाए गए हैं, आप सीआरपीसी की सेक्शन 433A में आप गवर्नमेंट को 14 इयर्स कंप्लीट होने पर आप रेमिशन मांग लीजिएगा, गवर्नमेंट आपका केस कंसीडर कर देगी। नंबर 1 जी। नंबर 2 बात के सिर्फ 12 लोगों को 7 साल के लिए सजा सुनाई गई और सिर्फ एक मुजरिम जो है उसको 10 साल के लिए सजा सुनाई गई। अब ये 12 और दूसरे एक मुजरिम, 13 मुजरिम ऐसे हैं कि जिन्होंने 14 साल पूरी ट्रायल जेल में निकाले हैं। तो अब ये जेल के अंदर इन्होंने जितना टाइम स्पेंड किया है उसके लिए जजमेंट में वो सब लोग एक तरह से बरी ही हो जाएंगे। इस तरह का फैसला आया है। 7 बजे तक तो ये 13 मुजरिम तो बाहर आ जाएंगे। ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल। और अगर ये गलत है, सिर्फ 2 लोगों ने 14 साल काटे हैं, सिर्फ 2 लोगों ने 14 साल, ये इनका इंफॉर्मेशन गलत है। अच्छा, सिर्फ 2 लोगों ने 14 साल काटे हैं सजा? सिर्फ 2 लोगों ने 14 साल काटे जी। हाँ जी। एजाज कुरैशी साहब, लिस्ट है क्योंकि हम लोगों ने ये जी, तो उनका जो सेट ऑफ पीरियड जो है वो खत्म होते ही वो लोग बात कर रही थी जी। अभी भी 1300 जी। तीसरा जी जी, आप बोलिए। काफी लोग 4 महीने के बाद बेल पे बाहर थे। बहुत सारे आरोपी 4-5 महीने के अंदर उनको जल्द से जल्द बेल मिल गई थी गुजरात हाई कोर्ट से। तो अभी हमारे जो वकील साहब हैं सलीम शेख, उन्होंने अभी मुझे बताया कि शायद 2 ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने 7 साल काटी है, बाकी लोगों को शायद काटना पड़ेगा। मगर ये कंफर्म्ड बात हमें जजमेंट स्टडी करने के बाद ही हम बोल सकते हैं, आज नहीं बोल सकते जी। 1345 पेजेस का जजमेंट है, कॉपी किसी के हाथ में अभी आई नहीं है जी। अब कॉपी जैसा ही आती है वो तमाम डिटेल्स पता चलेंगी। हमारे साथ एक सहाफी मौजूद हैं, रोजनामा खबरें के एडिटर कासिम सैयद साहब हैं। कासिम सैयद साहब, इस पूरे जजमेंट को आप किस तौर पर देख रहे हैं? क्या लगता है कहां पर चूक रह गई? क्या एसआईटी की जो जांच थी, एसआईटी की वो एक बड़ी वजह बनी जांच को इस सतह पर पहुंचाने में? आप किस दाविये से देखते हैं? जी खालिद साहब, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने इन आजमाइश भरे हालात में वो डटे रहे, इस्तक़लाल के साथ मुकदमा लड़ते रहे और उन्होंने जिस बात का अहद किया था कि मुजरिमों को कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाएगा, वो तमाम दबाव के बावजूद वो अपनी हिम्मत के साथ वो
आज उन्होंने अपने मकसद का एक हिस्सा हासिल कर लिया है। उन तमाम लोगों के जज्बों को सलाम। दूसरी बात ये कि अगर मैं इस केस को हाशिमपुरा केस से जोड़ कर देखूँ, जिसमें किसी भी शख्स को सज़ा नहीं हुई क्योंकि उनका कोई कातिल नहीं मिला, कोई सबूत नहीं था और तमाम मुलजिमीन बरी हो गए। हाशिमपुरा कत्लेआम में किसी को सज़ा नहीं मिल सकी थी। इस लिहाज से अगर आप इस केस की स्टडी करें, इसको देखें, तो कम से कम ये एक इत्मीनान तो हो रहा है कि जुज़वी तौर पर ही सही, कम से कम इंसाफ की एक खिड़की ज़रूर खुली है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अदलिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जैसे कि हमारी तीस्ता सीतलवाड़ साहबा फरमा रही थी कि अदालत तो शहादतों और सबूतों की बुनियाद पर फैसला करती है। तफ्तीशी एजेंसियाँ जो होती हैं, ये उनके ऊपर मुनहसिर होता है कि वो केस को किस अंदाज में पेश करती हैं और मुकदमे को किस नहज पर ले जाना चाहती हैं। अदालत उसकी बुनियाद पर ही फैसला करती है। तीसरी बात ये कि मेरी नज़र में ये एक अधूरा इंसाफ है। 69 लोगों का कत्लेआम कोई मामूली वाक़या नहीं था, उसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। और ये बात जैसा कि आपने कहा कि नाकाबिल फ़हम है कि 69 लोगों के कत्लेआम में 24 लोग मुलविस हों। जैसा कि हमारे तीस्ता जी ने कहा कि साजिश के पहलू को नज़रअंदाज कर दिया गया। अगर उस पहलू को भी इसमें रखा जाता तो हो सकता था कि इसमें बड़ी मछलियां भी इसकी गिरफ्त में आती। जैसा कि इस केस में दिख रहा है कि वो लोग रिहा हो गए हैं जो नेता थे और जो लोग वर्कर थे, जो कारकुन थे, उन लोगों को सजा मिली है। जी, तो तीस्ता सीतलवाड़ साहबा, अब क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद की जानी चाहिए? आइंदा क्या हिकमत अमली होगी? जैसा कि आपने कहा कि वो फिर अपील में जाया जाएगा, तो अपील में जाने के बाद क्या उम्मीद लगती है? जी, उन्होंने तीस्ता जी, हमारे सिस्टम में एक तरह से आप देखिए तो इंसाफ के जो जी मैं बात कर रही हूँ, मतलब एक हमारे लीगल सिस्टम में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, कानून व्यवस्था में हमारा 3 टायर्ड या 4 टायर्ड सिस्टम है। तो अगर आपको स्पेशल सेशंस कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलता और हमें लगता है कि हमें अधूरा इंसाफ ही मिला है, तो अगला कदम है फिर आप हाई कोर्ट जाओ और हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। सवाल ये है और चुनौती हमारे लिए ये है कि अपील की सुनवाई जल्दी नहीं होगी, 4-5 साल निकल जाएंगे। तो हमारे लिए फिक्र की बात आज ये है कि ऐसा आरोपी न करे कि जिनको कम सजा मिली है वो बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट में डाल दे कि हमारे लिए तो बहुत कम सजा दी है कोर्ट ने, हमारे बिहेवियर के बारे में भी कोर्ट ने अच्छी अच्छी चीजें बोली है, तो हमें बेल पे छोड़ दो। तो सबसे पहली चुनौती हमारे लिए ये होगी कि हाई कोर्ट में हम बेल एप्लीकेशन को डट के उसका सामना करें, एक बात जी। दूसरी बात, मतलब लोगों को ये पता नहीं चलता कि इंसाफ की लड़ाई लड़ने में कितनी कठिनाई आती है। विक्टिम्स को, सर्वाइवर्स को साथ में रखने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। हमारे लिए सबसे दुख और दर्द की ये बात है गुलबर्ग को लेकर कि जो इंसान एहसान जाफरी साहब जैसे नेता, जिन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया जब उनको लगा 2:45 बजे 28 फरवरी को कि मेरे खिलाफ ये पूरा मॉब आया है, तो ही गेव हिमसेल्फ अप टू द मॉब। और वो गुलबर्ग सोसाइटी का कांड जो एक तरह से भारत के कौमी दंगों के इतिहास में एक बहुत ही अहम जगह ले चुका है पब्लिक इमेजिनेशन में, वो वायलेंस को ये जजमेंट ने सही स्थान नहीं दिया। हालांकि जस्टिस जो नरोडा पाटिया का जजमेंट था, दैट डिड फुल जस्टिस टू द नैरेटिव ऑफ द नरोडा मैसेकर, मगर गुलबर्ग का जजमेंट है, आज हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा वीक जजमेंट है और डाइल्यूटेड जजमेंट है। और इसलिए लगता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एसआईटी ने डट के साजिश की मतलब बातें, एमके टंडन जॉइंट कमिश्नर के खिलाफ फोन कॉल रिकॉर्ड्स थे, पीसी पांडे के फोन कॉल रिकॉर्ड्स थे, ये बात को जानबूझ के इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया गया। जी, सीबीआई के साबिक डायरेक्टर कासिम सैयद साहब आर.के. राघवन सबूत रखे। जी, कासिम सैयद साहब, सीबीआई के साबिक डायरेक्टर आर.के. राघवन भी इस फैसले से मायूस हैं, उनको बहुत ज्यादा खुशी नहीं हुई है। अब क्या लगा कि आखिर ये कैसा इंसाफ है? आगे ये कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
इतनी तवील मुद्दत के बाद 14 साल के बाद इंसाफ होता है, फैसला आता है, उसके बाद भी आप लोग जैसा बता रहे हैं कि अधूरा फैसला है। अब अगर आइंदा अपील में जाया जाता है तो फिर इसी तरह का डिले होगा। तो कैसे ये आखिर ये कैसा इंसाफ है कि इतना डिले होता है इसमें? फिर न जाने क्या फैसला हो इतने डिले के बाद। देखिए जहाँ तक SIT का सवाल है, SIT के रवैये पर भी मुख्तलिफ हलकों की तरफ से नुक्ताचीनी की जा चुकी है। उनके रवैये के बारे में भी शुकुक व शुबहात का इजहार किया जाता रहा है। इसलिए लेकिन अगर राघवन साहब को यह फैसला उन्होंने मायूसी जाहिर की है, तो उससे अंदाज़ा होता है कि सोसाइटी के जब आला तरीन शख्स के जहन में ये सवाल है तो आम आदमी इस केस को किस तरह से ले रहा होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये गुलबर्ग सोसाइटी का मामला, जैसा कि सीता साहब ने कहा कि ये एक पूरी दुनिया में एक अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या था, शर्मनाक वाक़या था, सिविल सोसाइटी पर एक धब्बा था। इसलिए उसकी सज़ा और उसका फ़ैसला ऐसा होना चाहिए था जो दूसरों के लिए इबरत हो और आइंदा इस तरह के वाक़े को दोहराने की किसी में हिम्मत न हो सके जी। तीसरी बात यह है कि अक्सर इस बात का मुतालबा होता रहा है कि फ़िरक़ावाना फ़सादात के मामलात हों या दहशतगर्दी के मामलात हों, इन मामलात को तेज़ी के साथ हल करने के लिए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट कायम की जाए, उनमें डे बाई डे वहाँ पर समात हो, ताकि मुकदमात जल्द अज जल्द उनका फैसल हो और मुजरिमों को सजा मिले। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात खूब सुनी जाती है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला ऐसे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के नजर नहीं आता और इस तरह के मामलात में मुसलसल डिले ही होता है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम तमाम मेहमान से गुफ्तगू जारी रखेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। ETV उर्दू में आपका फिर खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन और आज हम बात कर रहे हैं गुलबर्ग सोसाइटी के सिलसिले में आए फैसले की और हम इस पहलू पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये कैसा इंसाफ है। हमारे साथ एजाज कुरैशी साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील। तीसरा से तलवार जी मौजूद हैं और कासिम सैयद साहब हैं और इकबाल मिर्ज़ा साहब हैं, जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी। एजाज कुरैशी साहब, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये बात खूब कही जाती है कि रेटोरिक हो गया है ये, अमली तौर पर यह नजर नहीं आता। हमारी अदलिया की दुनिया में कहा जाता है कि बहुत तारीफ की जाती है, मिसालें दी जाती हैं, मिसाली अदलिया का सिस्टम कहा जाता है, लेकिन ऐसे जब केसेस में फैसला आता है 14 साल बाद, तब ये बात इस पर यकीन नहीं होता कि हमारी अदलिया की वाकई मिसाली अदलिया है। बिल्कुल, जहां अदलो इंसाफ की बात आती है तो मिसालें तो दी ही जाती है, लेकिन अगर जो इस केस की और दूसरे भी 2002 के राइट्स के बाद में दूसरे जो केसेस जो पेश आए हैं, हम उनको अगर जो मद्देनज़र रख के बात करें तो कहीं ना कहीं मतलब एक शक शुबा जो है वो हमारे जहन में घर हो जाता है। अब यहाँ पर अगर जो देखा जाए तो आज जिस तरह से जजमेंट में ये कहा गया कि इनको लाइफ इम्प्रिजमेंट इसलिए नहीं दी जा सकती कि इन्होंने हम इनकी सोची समझी साजिश जो है 120 भी हम उसको नहीं मानते और इनके पास में सुधरने का और एक चांस है, रिफॉर्मेशन का एक मौका है। तो अब मैं यहाँ पर एक ये चीज़ भी कहना चाहता हूँ कि अगर जो आप अदलो इंसाफ में इतनी चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं कि आप उन मुजरिमों को सुधरने का मौका दे रहे हैं, आप उनके रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो काश आपने जो विक्टिम्स जो है, जो कि उस वक्त के बेचारे जो गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर जिन लोगों के रिश्तेदारों को जलाया गया, काटा गया, मारा गया, तो उनकी अब जो बकिया जिंदगी में पीछे जो अपने रिश्तेदार छोड़ गए हैं, तो 357 सेक्शन के तहत आप उनके कंपनसेशन के लिए भी कुछ कह देते थे तो अदलो इंसाफ की क्या ही खूब मिसाल होती। लेकिन कंपनसेशन के लिए भी यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। जी, एजाज इकबाल मिर्जा साहब, आप क्या कहेंगे? आपने मुतासरीन के साथ काफी काम किया है, इस फैसले को आप किस तौर पर देख रहे हैं 14 साल बाद आए इस फैसले को? जी, जो इतना बड़ा जो वाकया हुआ गुलबर्ग का कि जिसमें 69 लोगों को जलाया गया, काटा गया, खवातीन के ऊपर रेप किए गए और ये बिल्कुल शहर के बीच में हुआ है और पूरे मुल्क को बचाने की, सुरक्षा की जिसकी जिम्मेदारी ऐसा मिलिट्री कैंटोनमेंट बिल्कुल 2-2.5 किलोमीटर के फासले पे है और इतना बड़ा वाकया होता है
और उसके बाद ये वाकया होने के 12 साल के बाद भी आज वहाँ के जो विक्टिम्स है वो अपने घरों को लौट नहीं पाए, अपने घर में जाकर वापस रह नहीं पा रहे हैं। और उसके सामने जब ये केस में हम जो नतीजा जो आया, उसका जो जजमेंट जो आया है, वो देखते तो बिल्कुल नाकाफी लगता है। मेरी नज़र से तो मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे दंगाइयों की और जो मुजरिम है उनकी जीत दिखाई देती है, और जो मजलूम और जो पीड़ित है उनकी हार दिखाई देती है और उनकी बेबसी नजर आती है। आगे क्या उम्मीद करते हैं इकबाल मिर्जा साहब? अपने रिश्तेदारों को और सबको गंवाने के बाद, अपना वो पूरी जगह छोड़ देने के बाद भी, जी आगे क्या उम्मीद है अगर अपील में जाया जाए तो? अभी तो कोई उम्मीद मुझे तो कोई नजर नहीं आ रही। पूरा एक उम्मीद मुसलमानों के लिए बात बची थी कि जो सिर्फ अदालत उसमें वो भरोसा करते हैं, लेकिन वो भी कहीं नजर नहीं आता। अदालत का एक वो मुद्रा लेख नजर आता है कि भाई जो 100 बेकसूर, अगर 100 कसूरवार छूट जाए तो चलेगा, लेकिन एक बेकसूर को फांसी सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि जितने कसूरवार है वो हम देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के जितने जी आपने दुरुस्त फरमाया कासिम सैयद साहब। अगर इस जाविये से देखें तो आपको क्या लगता है इंसाफ की कितनी उम्मीद अभी मुस्तकबिल में रखनी चाहिए? देखिए, जैसा कि ये बात पहले आ चुकी है कि इंसाफ हिंदुस्तान में जहां तक थका देने वाला अमल है। उम्मत की बात करूं तो जो अदालत पे से जो भरोसा है वो उठता जा रहा है। अदालत को उसके सामने जो कुछ चीजें प्रोड्यूस हो रही है। कासिम सैयद साहब से सवाल है। देखिए, मैं असल में देखिए मैं ये बात नहीं मानता। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर अदालतें ही वाहिद सहारा हैं, वाहिद उम्मीद हैं जहां से आदमी इंसाफ की तवक्को कर सकता है। बाकी जो हमारा सिस्टम है वो जिस तरह से उसमें करप्शन है, जिस तरह से वो क्लैप्स है, उसमें अगर हम अदालतों से भी भरोसा हमारा उठ जाएगा तो ये इस मुल्क के लिए बहुत तशवीशनाक सूरत हाल होगी। जी, हिंदुस्तान का मुसलमान अब भी अदालतों पर भरोसा रखता है, उसे इंसाफ की उम्मीद है। यही वजह है कि आप देखिए कि बहुत से वाक़यात ऐसे हैं कि अगर मुकामी अदालतों ने सजा मौत दे दी है। तलवार साहब, अगर इस जाविये से देखें कि अगर अदालत एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है जिससे इंसाफ की उम्मीद है, खास तौर से ऐसे मामलात में, तो चूंकि एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है जिससे इंसाफ की उम्मीद है, तब क्या उम्मीद रखनी चाहिए मुस्तकबिल में जब हम अपील में जाते, जब तक आप लोग अपील में जाएंगी? तो देखिए, अगर हमें हमारे इंसाफ और कानून व्यवस्था और हमारी अदालतों में अगर विश्वास और पूरा संवैधानिक विश्वास नहीं होता तो हम ये संघर्ष में ही नहीं जुटते। हमारे तंजीम ने 68 केसेस लड़े हैं 2002 के विक्टिम्स को लेकर और आगे भी लड़ेंगे, मगर हमारा सिस्टम हमें एक तरीका भी देता है, एक ये भी देता है कि अगर आप कोई फैसले से नाखुश हो या आपको लगता है कि अधूरा इंसाफ हुआ तो आप इसको अपील भी कर सकते हैं। मैं वापस ये बात दोहराऊंगी कि हमारे मानने में धोखे, गुलबर्ग केस में धोखा सबसे ज्यादा SIT और पब्लिक प्रोसिक्यूटर से हुआ है, क्योंकि जानबूझ के वहां पे ठीक ठाक दलील नहीं हुई साजिश को लेकर और जानबूझ को साजिश के लेके ढीली ढाली दलील की गई। कोर्ट ने उसी को लेकर कोर्ट ने हमारे विक्टिम एडवोकेट SM वोरा साहब और सलीम शेख ने डट के एक एक बुनियादी पॉइंट पे साजिश को लेकर आर्ग्यू किया है। हमने सेपरेट रिटन आर्ग्यूमेंट्स फाइल किए हैं। हमने कॉन्स्पिरेसी एस्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश की है और हमारा मानना है कॉन्स्पिरेसी को लेकर एविडेंस डिस्पाइट सिट मौजूद था जी, मगर अफसोस की बात है कोर्ट ने ये बात नहीं मानी जी। अभी हमारा प्रोसेस ही इतना लंबा चौड़ा है कि हमें आगे जाते जाते 2-3 साल निकल जाएंगे जी। दिस इज एन अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द सिस्टम जी, मगर ये बात मैं जरूर कहूंगी कि गुलबर्ग मैसेकर नरोडा पाटिया के बाद सबसे डरावना और खतरनाक वाकया था, जिसको लेकर चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो किसी को भी शर्म आनी चाहिए। जी, यकीनन शर्म आनी चाहिए। और जो हमारे जो इंसाफ का, अदल इंसाफ का जो सिस्टम है उसको भी इतनी ताखीर नहीं करनी चाहिए ऐसे मामलात में। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का मामला यहां पर समझ में आता है कि इतने डिले के बाद अगर इंसाफ होगा तो वो इंसाफ यकीनन उस तरह का इंसाफ नहीं होगा जिसकी उम्मीद की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करेंगे अपने तमाम मेहमानों का हमारे प्रोग्राम बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही। अब खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए ETV उर्दू।